हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं आज अपने लेक्चर में। आज अपन एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस में राजस्थान के कुछ जो नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एक बहुत बड़ी बीमारी होती है आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की, उसके बारे में अपन इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? कौन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन है? 141 का 141वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र का उद्घाटन किया गया अपने मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यह उद्घाटन किया गया वो 14 अक्टूबर 2023 को किया गया था। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस समिति में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वो लिए जाते हैं। अर्थात कौन सा खेल जो ओलंपिक खेल है वो कब कहाँ पे खेला जाएगा, उससे रिलेटेड इसमें निर्णय डिसाइड किए जाते हैं। गाइस, भारत में दूसरी बार लगभग 40 वर्ष के अंतराल के बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है के सत्र की मेजबानी की है। इससे पहले भारत में 1983 में न्यू दिल्ली में इसका 86वां सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभी किया गया है वो दूसरा है, और 40 वर्ष पहले भारत में किया था 86वां 1983 में नई दिल्ली में। दोस्तों भारत में यह जो आयोजन किया गया है वो भारत के वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा, अर्थात भारत की वैश्विक छवि बनाएगा। खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री तथा समान उत्कृष्टता के ओलंपिक आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों यह सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटारी बागा बॉर्डर पर कितने ऊंचे फीट का तिरंगा झंडा फहराया गया? दोस्तों पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये अटारी बागा बॉर्डर है वो है कहाँ पे? तो ये अपने पंजाब के पास है। पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर है। वहीं पर जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने सबसे बड़ा झंडा फहराया है जिसकी ऊंचाई है लगभग 418 फीट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मैं आपके लिए छोड़ रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी सेवा की शुरुआत की है? किसकी? भारत में जो भूकंप चेतावनी है, भूकंप आता है उससे अलर्ट करने के लिए एक सर्विस शुरू की है, तो वो कौन सी कंपनी ने की है हाल ही में? तो दोस्तों हाल ही में जो अपनी गूगल है उसी ने यह चेतावनी सर्विस है वो शुरू की है। दोस्तों यह जो सर्विस है जो गूगल द्वारा शुरू की गई है, इसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूज किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने में मदद मिलेगी। जब भूकंप आ जाएगा तो इसे अलर्ट मिल जाएगा लोगों को, ताकि वो पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर जा सके और अगर भूकंप तेज होता है तो उससे अपनी जान की रक्षा कर सके। दोस्तों भारत में जो अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, से परामर्श लेकर ही गूगल ने यह सर्विस शुरू की है। दोस्तों भूकंप का पता लगाना, अनुमान लगाने के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेंसर का उपयोग किया गया है। हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन छोटे एक्सेलेरोमीटर से लेस होता है जो कि मीनो सीस्मोमीटर के रूप में काम कर सकता है। जब फोन को प्लग करके इन चार्ज पर लगाया जाता है तो भूकंप की शुरुआत का पता लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी पर आकर नहीं मिलती? अर्थात जो अपने सवाई माधोपुर में जो रामेश्वर नाम का त्रिवेणी संगम है वहां पर कौन सी नदी नहीं मिलती? अर्थात ये त्रिवेणी संगम है वो कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? तो ध्यान रखना, बनास, सीप और चंबल है।
वो ये तीनों नदियां हैं जो सवाई माधोपुर के रामेश्वर का त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, सीप और चंबल नदी। इसमें पार्वती नदी शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई नृत्य। अगर अपन राई नृत्य की बात करें तो यह बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। ठीक है, कहाँ का है ये? बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है मध्य प्रदेश में। दोस्तों यह नृत्य गुजरात का जो प्रसिद्ध गरबा नृत्य है, गरबा जो नृत्य है उसके समान है और यह 12 महीनों तक आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य है। दोस्तों यह नृत्य वह बुंदेलखंड में हर वर्ष उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन में कुछ और नृत्यों के बारे में दे रखा है, जैसे कि घूमर, गरबा, कथक, इन तीनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं घूमर के बारे में। तो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का अत्यंत ही लोकप्रिय नृत्य है जो केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ये केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक डांस है, इसमें पुरुष पार्टिसिपेट नहीं करते। दोस्तों इस नृत्य में महिलाएं लंबे घाघरे और रंगीन चुनरी पहनकर डांस करती है। यह नृत्य मुख्य रूप से तीज त्योहार जैसे कि होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रा, गणगौर आदि जो अन्य देवीय पूजा होती हैं उनके दौरान यह नृत्य किया जाता है। जब स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए नृत्य करती हैं तो इनके लहंगे का घेर और हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक और दृश्यमय होता है, इसी कारण इसका नाम घूमर पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि लहंगे का जो घेर है उसे कुंभ कहा जाता है, अर्थात जब महिलाएं डांस करती हैं तो उसमें घूमने का काम होता है, तो जो वो घेर बनता है उसे कुंभ कहते हैं, इसी कारण इस डांस का नाम घूमर पड़ा है। दोस्तों घूमर नृत्य के अनेक नाम भी हैं, जो राजस्थान में इस नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है, अर्थात अपन मान सकते हैं कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर है। इसके अलावा इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं तथा इसे रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह नृत्य है वो राजस्थान की मारवाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, अर्थात मुख्य रूप से ये राजस्थान में तो किया ही जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान का मारवाड़ वाला क्षेत्र है, जो जोधपुर साइड का जो इलाका है, उधर यह मुख्य रूप से किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो है ढोल, नगाड़ा और सहनाई। इन 3 वाद्य यंत्रों का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन से वाद्य यंत्र है जिनका घूमर में प्रयोग किया जाता है? ढोल, नगाड़ा और सहनाई। दोस्तों वर्तमान में घूमर है वो मांगलिक अवसरों और पर्वों पर आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट नृत्य की चर्चा करते हैं अपन गरबा की। दोस्तों गरबा नृत्य है वो अपने राजस्थान, गुजरात और मालवा प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, इसका उद्गम हुआ था वो गुजरात में हुआ था। दोस्तों गरबा है वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह आश्विन माह में जो नवरात्रे आते हैं उसी दौरान गरबा डांस शुरू किया जाता है। ठीक है, नवरात्रे कब आते हैं? आश्विन माह में, उसी दौरान गरबा डांस किया जाता है। दोस्तों गरबा डांस है उसमें ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा और मंजीरा आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें स्त्रियां अथवा 2-4 के समूह मिलकर आपस में डांस करती हैं और इसमें देवी के गीत गाए जाते हैं, कृष्ण लीलाएं संबंधी गीत गाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, गरबा नृत्य है इसे वर्तमान में जो डांडिया नृत्य होता है गुजरात का बहुत प्रसिद्ध है, उसे ही गरबा कहते हैं। ठीक है, आधुनिक रूप गरबा का डांडिया नृत्य है। नेक्स्ट केस में और देख लेते हैं गरबा के बारे में। तो गरबा नृत्य है वो साक्य सेव समाज से संबंधित है। ठीक है, साक्य सेव समाज से रिलेटेड इसमें गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा वैष्णव और राधा कृष्ण के गीत भी इसमें गाए जाते हैं। ठीक है, यह नृत्य है जिसे डांडिया के नाम से तो जाना ही जाता है। यह पारंपरिक पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, अर्थात इसमें पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस डांस को आयोजित करते हैं। नेक्स्ट अपन डांस की बात करते हैं तो कथक की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कथक है वो अपना एक शास्त्रीय डांस है। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कथक है वो एक शास्त्रीय डांस है।
कथक शब्द का उद्भव है वो कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। दोस्तों यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तर भारत में विकसित हुआ था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसका सबसे पहला विकास हुआ था। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का जो प्रदर्शन स्थल होता है वहां पर किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य था। अर्थात जो नर्तक होता था उसमें प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाया करता था मंदिर में, उसी से कथक निकल कर आया। दोस्तों इसके विकास की बात करें तो यह नृत्य है वो अपनी 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन आया था उसी दौरान यह फला फूला था, उसी दौरान यह बाहर निकल कर आया था जब भक्ति आंदोलन देश में चल रहा था। दोस्तों इसमें राधा कृष्ण की किंवदंतियों को सर्वप्रथम रासलीला नामक लोक नाटकों में प्रयोग किया गया था, जिसमें बाद में कथक कथाकारों ने मूल इशारों के साथ लोक नृत्य को भी इसमें जोड़ दिया। दोस्तों कथक को मुगल सम्राट और उनके रईसों के अधीन दरबार में प्रदर्शित किया जाता था, जहां इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त कर लिया और एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुआ। तो मुगल जो शासन काल था उसने कथक को आश्रय प्रदान किया, जिसके कारण कथक डांस फला फूला। दोस्तों अवध के जो अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का और भी विकास हुआ। अर्थात ऐसे कहते हैं कि जो कथक कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो अवध के नवाब थे अंतिम वाजिद अली शाह, उसी के समय के काल को कथक डांस के लिए स्वर्ण काल माना जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कथक नृत्य की डांस की जो नृत्य शैली की बात करें तो यह आमतौर पर एकल कथाकार या फिर नर्तकी छंदों का पाठ करने हेतु कुछ समय के लिए रुकता है और उसके बाद सारी गतिविधियों के माध्यम से उनका प्रदर्शन होता है। दोस्तों इस दौरान पैरों की गति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एकल बेल पहने नर्तकियों द्वारा शरीर की गति को कुशलता से नियंत्रित किया जाता है और सीधे पैरों से प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों कथक नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है जो कि एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तान और उत्तर भारतीय संगीत कला से संबंधित है, ठीक है। इसका विकास कैसे हुआ, जो हिंदुस्तान और जो उत्तरी भारतीय कला से लिए उसी से निकल कर आया कथक डांस। दोस्तों कथक डांस के जो वर्तमान सितारे हैं अर्थात कथक के जो नर्तक हैं उनमें प्रमुख है बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये पूछ लिया जाता है, ये दो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कथक है वो हिंदुस्तान और उत्तर भारत शैली से संबंधित रखने वाला एकमात्र डांस है। साथ ही इसके जो कलाकार हैं वो बिरजू महाराज है और सितारा देवी है। दोस्तों भारत के प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में देखें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फोटो में कथक, ये कथक की एक आर्ट है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, कथकली है वो केरल में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी ओडिशा में, सत्रिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में और जो मोहिनीअट्टम है वो केरल में किया जाने वाला मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य है। इनको मैच करवा लिया जाता है एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि कौन सा शास्त्रीय डांस कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोहिनीअट्टम है वो केरल का, भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का, विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। कथकली में और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है, कथकली है वो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। दोस्तों शुद्धि आंदोलन है वो अपने मॉडर्न इंडिया में जो धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए थे उससे संबंधित है। तो इसको शुरू करने वाले दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उसी दौरान इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके जो लोग थे जो हिंदू से और किसी धर्म में चले गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। अर्थात लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए शुद्धि आंदोलन है वो दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। 11 फरवरी 1923 को, कब 11 फरवरी 1923 को स्वामी सरदानंद ने भारतीय शुद्धि समाज की स्थापना की थी और शुद्धि कार्य का प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखना भारतीय शुद्धि समाज की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1923 में स्वामी सरदानंद सरस्वती ने की थी।
दोस्तों शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक था, ना कि एक राजनीतिक उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, ये धार्मिक उद्देश्य रखता था, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। यह हिंदू समाज में समानता लाने का लक्ष्य रखता था। दोस्तों ये अछूतो उदार शिक्षा, नारी जाति में जागरण कर स्वामी सरदानंद एक महान समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे शुद्धि आंदोलन लेकर आए थे। दोस्तों शुद्धि आंदोलन है वो शुद्धिकरण के नाम प्राचीन हिंदू रीति का नवीनीकरण माना जाता है। सबसे पहली शुद्धि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वो देहरादून गए थे, उसी समय एक मुसलमान युवक थे जिनका नाम था अलखाधारी, को इन्होंने शुद्धिकरण करवाया था, अर्थात इनका धर्म चेंज करवाकर इनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्वामी जी के निधन के पश्चात पंजाब में विशेष रूप से मेघ और जो रहती जनजाति अर्थात जो पिछड़ी जनजातियों के लोग थे, उन जातियों का मुख्य रूप से शुद्धिकरण किया गया। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था उनके पतित, तुच्छ और जो निष्कृष्ट अवस्था थी में सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था उनका। आर्य समाज द्वारा चलाया गया जो शुद्धि आंदोलन था उसका व्यापक रूप से विरोध भी किया गया था, और ये विरोध करने में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग शामिल थे। ठीक है, अर्थात जो लोग हिंदू थे और जो लोग अहिंदू थे, इन दोनों ने इस आंदोलन का विरोध भी किया था। कहीं कहीं माना जाता है कि जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो भारत और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसमें एक मुख्य फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य जो अमृतसर की संधि है वो कब हुई थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य, तो एक क्वेश्चन तो अपने इस क्वेश्चन में बन जाता है कि अमृतसर की संधि है वो किन के बीच में हुई थी? वो हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये हुई थी 1809 में। ठीक है, इस संधि के बारे में बात करें तो ये संधि हुई थी 18 अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। दोस्तों अंग्रेजों तथा विरोधी राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में जो लॉर्ड मिंटो के जो दूत थे चार्ल्स मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि की गई थी। ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, और जो ये संधि हुई थी वो चार्ल्स मेटकॉफ के साथ की गई थी। दोस्तों अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के जो सतलज नदी के पूर्वी तट का जो विस्तार था उसको सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई थी। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्व सीमा को सतलज तक स्वीकार कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग में भेद करने में कठिनाई होती है? तो पहले अपन वर्णांध जो बीमारी होती है और जो ब्लाइंडनेस होता है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे। वर्णांधता और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अपन चर्चा करें। इसका तात्पर्य होता है सामान्य तरीके से रंगों को देखने में असमर्थता। ठीक है, अर्थात इसमें व्यक्ति होता है वो सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाता है, जिसमें हरा, लाल और कभी कभी जो नीले रंग होता है उनकी वह पहचान नहीं कर पाता है। इस बीमारी को रंग की कमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस बीमारी की शारीरिक संरचना की बात करें अर्थात एंटोनोमी की बात करें तो रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश कोशिकाएं पता लगाती है रंग के बारे में। एक तो छड़ होती है, रोड होती है, एक शंकु होता है, कॉन्स होते हैं। जो रोड्स होती हैं वो प्रकाश और अंधेरे के बीच के अंतर करती हैं, उसमें अंतर बताने में मदद करती हैं, तथा शंकु है वह रंगों का पता लगाने में मदद करती है। दोस्तों अनुमानतः 3 प्राथमिक रंगों जो प्राइमरी रंग होते हैं, जैसे प्राइमरी रंग है अपना लाल, हरा और नीला, से संबंधित 3 प्रकार के शंकु पाए जाते हैं तथा हमारे दिमाग इन कोशिकाओं की जानकारी का उपयोग रंगों को देखने के लिए करता है। दोस्तों वर्ण अंधता इन शंकु कोशिकाओं में से एक या अधिक की अनुपस्थिति या उनके ठीक से कार्य करने में विफलता का परिणाम होती है। ठीक है,
क्या होती है, या तो शंकु की जो 2 कोशिकाएं ये जो होती हैं इनकी या तो अनुपस्थिति होती है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। दोस्तों इसके प्रकार के बारे में बात करें अर्थात जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कितनी कैटेगरी का होता है उसके बारे में जाने तो सबसे पहला है कि ऐसी स्थिति में जहां तीनों शंकु कोशिकाएं मौजूद होती हैं लेकिन उनमें से एक खराब हो तो जो हल्का वर्ण अंधता है वो हो सकती है। दूसरी होती है माइल्ड कलर, ठीक है, माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति होता है। वो अक्सर सभी रंगों को ठीक से तभी देख पाता है जब रोशनी उचित मात्रा में उसे प्रदान होती है, अर्थात वो जब अच्छी रोशनी होती है तभी रंगों की पहचान कर पाता है। दोस्तों वर्ण अंधता की सबसे गंभीर स्थिति में दृष्टि श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट होती है, अर्थात सब कुछ दूसरा रंग की छाया के रूप में दिखाई देता है। यह सामान्य स्थिति नहीं होती है। दोस्तों इस बीमारी के कारण के बारे में पता लगाए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जन्मजात, अर्थात यह व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है और इसे वंशानुगत बीमारी भी माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वर्ण अंधता में आमतौर पर दोनों आंखें प्रभावित होती है, जो कि जन्मजात होती है उसमें दोनों आंखें प्रभावित होती हैं और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक यह स्थिति लगभग समान रूप से उसमें बनी रहती है। एक होती है चिकित्सीय स्थिति, इसमें जो वर्ण अंधता है वो जन्मजात नहीं होती, वो जन्म के बाद उत्पन्न होती है। ये मुख्य रूप से बीमारी, आघात और जो अंतःग्रहण जैसे विषाक्त पदार्थ होते हैं उनके कारण हो सकती है। यदि वर्ण अंधता की स्थिति किसी बीमारी के कारण उत्पन्न होती है तो एक आंख से दूसरी से भिन्न रूप से प्रभावित हो सकती है और समय के साथ स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। गाइस, जिन चिकित्सीय स्थितियों में वर्ण अंधता का खतरा बढ़ जाता है उनमें है ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्जाइमर, पार्किंसन, शराब, ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया प्रमुख है। अर्थात ये बीमारी हो सकती है, जैसे कि ये बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, शराब पीता है कोई व्यक्ति, अल्जाइमर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, उन लोगों में यह बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गाइस, इसके उपचार की बात करें तो अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि विशेष कॉन्टैक्ट लेंस और जो कलर फिल्टर ग्लास होते हैं उनको पहनकर इस बीमारी पर कुछ हद पाई जा सकती है। गाइस, कुछ शोधों में पाया गया है कि जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, इस स्थिति को बदलने में मददगार हो सकती है। दोस्तों यह बीमारी होती है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। दुनिया भर में हर 10वें पुरुष का किसी न किसी रूप में जो वर्ण अंधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, उससे वह ग्रसित है। दोस्तों उत्तरी यूरोपीय मूल के जो पुरुषों की वर्ण अंधता है वो विशेष रूप से सबसे ज्यादा है, अर्थात वो जो उत्तरी यूरोप के लोग हैं इस बीमारी से सबसे ज्यादा वनरेबल है। दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस है में कुछ खास तरह के काम करने की क्षमता को कम कर सकता है, अर्थात जैसे पायलट का जॉब होता है और सशस्त्र बलों को जो नौकरी दी जाती है उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि वर्ण अंधता की गंभीरता एवं विभिन्न न्याय क्षेत्रों में लागू नियमों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, दुनिया में मुख्य रूप से 300 मिलियन लोगों से भी ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है इसके बारे में देखें तो जून 2020 में सड़क व परिवहन रोजगार मंत्रालय एक कानून लेकर आया था, मोटर वाहन नियम 1989, इसमें संशोधन किया था। कौन से एक्ट में? मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया था ताकि हल्के से मध्यम कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित लोग हैं उन नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, अर्थात जिनमें मध्यम कलर का जो वर्ण अंधता है उसको दूर करने के लिए उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम था 1989 उसमें संशोधन किया गया जून 2020 में सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ये आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं इन सभी के आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगेन थैंक यू।